तो दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। ये 6th क्लास का ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है। शुरू का मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ जाके देख लें। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं सोचा इसको छोड़ा ना जाए, आप लोग को इसका कवर कराते हुए आगे चैप्टर पढ़ाया जाए। तो चलिए चलते हैं लेकर इस वीडियो को। ठीक है, तो कह रहा है आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। दोस्तों कह रहा है कि पिछले अध्याय में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ चुका था, ग्लोब, ग्रह, ब्रह्मांड, ये सब के बारे में आपने पढ़ चुका था। इस अध्याय में कह रहा है अगर हमें पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना है तो ग्लोब की सहायता से हम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी विशेष शहर या विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब कह रहा है ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी का सतह का इसके एक भाग का पैमाने माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब क्या कहता है, जैसे एक सतह पृथ्वी का इस भाग का हमें अध्ययन करना है तो क्या कहता है, इसको मानचित्र के द्वारा चपटी कर दिया जाता है। ठीक है, और इस पे वो क्या होता है, मानचित्र खींचा जाता है। लेकिन एक गोलाकार सतह की पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मतलब गोलाकार, ये जैसे गोलाकार सतह है, इसको चपटा करना क्या असंभव है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मतलब मानचित्र हमारे लिए क्या, मैप हमारे लिए बहुत ज़रूरत की है, आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़े किताब की तरह तथ्य को हो सकते हैं। मतलब कह रहा है कि मानचित्र क्या कहते हैं, कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं और बड़े किताबों की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एटलस, एक बुक आता है, ठीक है, उसमें बहुत तरह मानचित्र रहता है, इंडिया, वर्ल्ड, सब जगह रहता है, अमेरिका, सब अलग अलग रहता है। ठीक है, सब देश का एटलस कहा जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार से अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित है। मतलब एटलस क्या होता है, विभिन्न विभिन्न, जो हमने आपको बताया, मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता है। मतलब मानचित्र से क्या होता है, मानचित्र की अपेक्षा हमें ग्लोब से क्या होता है, ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। देखने में आसानी होता है, समझने में भी आसानी होता है। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इसे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ग्लोब में क्या होता है, इसमें आसानी से पता चलता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया। मतलब कहता है मानचित्र बहुत प्रकार के होते हैं, जो कि नीचे बताया गया है कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब देखिए कह रहा है भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, सोच देखते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, मतलब पृथ्वी में कहता है प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब पृथ्वी को ऊंचाई को दर्शाने वाले इसको कहते हैं उच्चावच या भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। देखिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब क्या होता है, राजनीतिक सीमा को दर्शाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र। आगे देखते हैं, एक देखिए यहाँ है थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र किसको कहते हैं, सो देखते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मानचित्र होते हैं जो क्या कहते हैं, विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहता है। मतलब जिसमें सड़क, वर्षा तथा वन के बारे में अध्ययन मतलब बताया जाता है, उसको क्या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मतलब क्या कहता है, इसको इसके अनुसार क्या होता है, उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के अब देखिए 3 घटक हैं, जो पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। अब देखिए आगे हम देखते हैं बारीक एक एक करके बारीकी से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम दूरी के बारे में देखते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। मतलब क्या होता है, मानचित्र एक छोटा सा भाग होता है, इसमें क्या होता है, विश्व का एक छोटा सा भाग क्या होता है, कागज़ के पन्ने पर क्या होता है, दर्शाया जाता है। या कह सकते हैं
कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मतलब यह कह सकते हैं कि जैसे ग्लोब में बड़ा होता है उसको मानचित्र क्या होता है, छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, लेकिन इसे इतना सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब पता इतने सावधानी से इसे छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी क्या होती है, अंतर ना हो। जिस तरह से बनाएगा उसी तरह से उसको छोटा किया जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी की व्यक्त करती है। मतलब क्या कहता है, इसको मतलब तब दर्शाया जा सकता है जब क्या होता है एक छोटी दूरी, मतलब छोटी दूरी और स्थल की बड़ी दूरी दोनों को क्या होता है व्यक्त करता हो। मतलब स्थल जैसे हम देखते हैं बिहार का नक्शा जैसे बनता है वैसे बना लेंगे, उत्तर प्रदेश का जैसे उसको स्थल की दूरी और सीमा की दूरी दोनों क्या होता है दर्शाता हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मतलब क्या होता है, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर खींची गई दूरी का क्या होता है, अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मतलब आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र में 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया। मतलब 2 सेमी की दूरी से क्या होता है व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब 1 सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आगे देखते हैं क्या कहता है, आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कहता है इस प्रकार के पैमाने मानचित्र क्या होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थान के बीच की दूरी को पता लग सकता है। मतलब पैमाने की अगर जानकारी आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं कि बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। हालांकि उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता। मतलब 1 सेमी बराबर 5 हुआ, तो इसी तरह गुना आप कर लीजिए। छोटे पैमाने वाले भाग मानचित्र कहलाते हैं। मतलब छोटे वाले भाग जो होते हैं मानचित्र कहलाते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में 5 सेमी से दर्शाते हैं। मतलब अगर स्थल का 500 किलोमीटर है 500 मीटर है तो स्थल पर मानचित्र क्या करते हैं, अगर हमको देखिए वास्तविक दूरी इतना है तो मानचित्र कहता है इतना पे हम दर्शाते हैं। ठीक है, 1 सेमी 5 सेमी में दर्शाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। मतलब इस प्रकार के बड़े वाले पैमाने पर मानचित्र कहते हैं। जैसे ज़मीन का नक्शा हो गया, देखते हैं कितना बड़ा था, उसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करके वहाँ पे दर्शाया रहता है कि बाद में किसका कितना ज़मीन है निकल जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देती है। मतलब बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र हैं वो छोटे की अपेक्षा क्या अधिक जानकारी देती है। आगे हम देखते हैं, आप देख लीजिए जैसे दूरी बताया गया था, विद्यालय यहाँ हो गया, कुआँ यहाँ हो गया, उसके सामुदायिक केंद्र यहाँ हो गया, आपको यहाँ से निकलना है। ठीक है, वैश्विक विकासशिला ये सब देख लीजिएगा, चित्र बनाया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए दिशा के बारे में कहता है। देखिए अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है। मतलब अत्यधिक मानचित्रों में क्या ऊपर दाहिनी तरफ का तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ, मतलब जिसके ऊपर अक्षर उ, जैसे आप मानचित्र देखते हैं तो अक्षर क्या होता है उ, मतलब उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर को दर्शाता है। मतलब तीर का निशान क्या होता है उत्तर को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। उत्तर रेखा, जब आप उत्तर की बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, लगा सकते हैं। जैसा कि चित्र में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। मतलब प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उसके बाद दक्षिण पश्चिम हो गया, उसके बाद क्या होता है उत्तर पश्चिम हो गया। इन बीच वाले दिशाओं की मदद से काफ़ी स्थान की सही स्थिति का पता लग सकता है। मतलब ये देखिए आप, ये है ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, ये हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसका हम आपको इसके बारे में जानकारी से आप क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं स्थान कौन कहाँ पे है। मतलब इस बीच में होगा तो उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में है। ठीक है, ऐसे अब देखिए आगे हम देखते हैं।
अब कह रहा है चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। मतलब चित्र 4.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। पहला, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरी, दुकानों की विद्यालय की दिशा। मतलब कह रहा है इसका देखिए यहाँ पे, मतलब विकास के घर से क्या है विद्यालय की दूरी और इसका दूरी, मतलब दोनों, इसका सामुदायिक केंद्र इधर है तो इसकी दूरी इधर हो जाएगी और इसकी दूरी क्या इधर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की सहायता का पता लगा सकते हैं। मतलब दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान का हम पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। मतलब ये क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र जो है ये यही दिक् सूचक होता है। सॉरी एक मिनट, यही है दिक् सूचक यंत्र। इसका कहता है हमेशा दिशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। इससे हम जगह पता लगा सकता है। अगर हम कहीं किसी जगह पे इसको हम रखते हैं तो इसका क्या होता है ऑटोमेटिक सुई उत्तर और दक्षिण की ओर चली जाती है। ठीक है, इसका हम सही दिशा का ज्ञान लगा सकते हैं। पहले के ज़माने में इसी से दिशा का ज्ञान होता। अब देखिए क्या कहता है, अब देखिए प्रतीक के बारे में कहता है, या किसी भी मानचित्र का तीसरा सबसे प्रमुख घटक। मतलब मानचित्र का तीसरा सबसे क्या प्रमुख घटक है। पहला आपने देख लिया, दूसरा भी देख लिया, दूरी, दिशा और तीसरा प्रतीक। देखिए किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार से विभिन्न आकृतियों, मतलब विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं है। मतलब क्या कहता है, किसी मानचित्र पे ऐसे दिखाना संभव नहीं, इसलिए क्या कहते हैं हम किसी चीज़ का प्रतीक देते हैं। ठीक है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। मतलब किसी चीज़ का क्या होता है कोड भाषा में चिन्ह दे देते हैं। नदी जैसे हो गया, अभी देख लेते हैं कौन कौन सी किसके लिए कौन सी चिन्ह दी गई है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब ये चित्र क्या कहते हैं, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। मतलब इसको क्या आसानी से हम खींच सकते हैं। तब क्या कहता है, देखिए आगे, ऐसा इसका अध्ययन करना आसान होता है। मतलब इसका अध्ययन करना, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तब आप इन चिन्हों का सहायता कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, आप किसी से दिशा नहीं पूछ सकते हैं या उस शहर को नहीं जानते, उस भाषा को, उस शहर में जैसे गए कोई भाषा गए जहाँ पे मतलब क्या है चाइनीज़ बोला जाता है, वहाँ भी नहीं समझते, इससे क्या करते हैं हम प्रतीक से दिशा का ज्ञान हम कर सकते हैं। अब देखिए किसके लिए क्या प्रतीक दिया गया है। अब देखिए रेलवे लाइन के लिए दिया बड़ी लाइन ये हो गया। अब देखिए छोटी लाइन की क्या होगा, मीटर लाइन के लिए ये हो गया और रेलवे स्टेशन के लिए ये रहेगा। ठीक है, चिन्ह। अब देखिए सड़कें, पक्की के लिए ये रहेगा, कच्ची के लिए ये रहेगा। अब देखिए सीमा, अंतर्राष्ट्रीय ये रहेगा, राज्य के लिए ये रहेगा और जिला के लिए ये चिन्ह रहेगा। ठीक है, जैसे आप मैप में देखिएगा तो इंडिया या संसार का मैप देखिए तो नीचे में रहता है। ठीक है, नदी के लिए ये रहेगा नीला और कुआं के लिए रहेगा काला और तालाब के लिए ये चिन्ह रहेगा, नहर के लिए ये रहेगा, उसके बाद पुल के लिए ये रहेगा। ठीक है, मंदिर के लिए ये रहेगा, गिरजाघर के लिए ये रहेगा, मस्जिद के लिए ये रहेगा और छतरी के लिए ये रहेगा। पोस्ट ऑफिस के लिए ये रहेगा, पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम ऑफिस के लिए ये रहेगा, उसके बाद पुलिस स्टेशन के लिए ये रहेगा चिन्ह। ठीक है, अब देखिए बस्ती के लिए ये रहेगा, कब्रिस्तान के लिए रहेगा, पेड़ के लिए ये रहेगा, घास के लिए ये रहेगा। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है, के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब इसके द्वारा क्या कहते हैं मानचित्र की जानकारी प्राप्त। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। विश्वव्यापी भाषा ही होगा जो आसानी से समझ। इन प्रतीकों को उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़। अब देखिए बसंतपुर ये हो गया, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अभी छोड़ देते पहले, यहाँ रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कहे जाते हैं। अब देखिए हम इसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, देखिए बसंतपुर ये हो गया जहाँ घास के मैदान है, उसके बाद रेलवे लाइन हो गया, सुंदरपुर हो गया, विद्यालय हो गया, नदी के लिए नीला था, नीला हो गया, सब के लिए, मंदिर के लिए हो गया, सब चीज़ के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए हो गया, रेलवे स्टेशन के लिए हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या देखिए यहाँ से क्या कहता है, कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाया गया। मतलब 4.3 में दर्शाया गया है रूढ़ प्रतीक। ठीक है, आपने वो देख लिया था जिसको हम मतलब कोड भाषा कहते हैं, उसी को रूढ़ कहते हैं। ठीक है,
देखा विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, मतलब विभिन्न रंगों का उपयोग भी उसी उद्देश्य से किया जाता है। क्या कहते हैं, चिन्ह को दर्शाना। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को पूरा जलाशय को, और भूरा रंग पर्वतों का, और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए मतलब रंग सबको बता दिया किसके लिए क्या किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब कह रहा है रेखाचित्र आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण के आधारित होती है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते कोई जानकारी नहीं है, तो अपने मित्र के घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ऐसे रेखांकित मानचित्र रहते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी दोस्त को अपने घर बुलाते हैं, ठीक है, और उसको मतलब एक कॉपी पे डायग्राम, एक पन्ना पे डायग्राम बना के देते हैं, तो उसको क्या होता है, निश्चित दूरी नहीं बताते, ठीक है, एक अंदाज में बताते हैं आपको यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ आना है और इधर से यहाँ लेफ्ट लेना है, यहाँ से यहाँ लेफ्ट लेना। ऐसे इसको रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, ऐसे कहा गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब क्या होता है खाका, देखिए किसे कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र को खाका कहते हैं। मतलब एक छोटे पैमाने पर, ठीक है, बड़े चित्र को मतलब बड़े मानचित्र को, मतलब छोटा मैप पर, इस पर क्या होते हैं हम पूरा पाकिस्तान को दर्शा देते हैं, पूरा इंडिया को दर्शा देते हैं, तो बड़े मानचित्र पर दर्शाते हैं। इसे ही खाका एक बड़े पैमाने को मानचित्र। हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया गया। मतलब क्या होता है, मानचित्र में कमरे की लंबाई और चौड़ाई को नहीं दर्शाया जाता है, तो उसको हम जानना चाहते हैं। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं। मतलब बड़े पैमाने वाले क्या कहते हैं, रेखाचित्र खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई जान लें, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं जो आपने देख लिया था, दूरी, दिशा एवं प्रतीक। ठीक है, आप प्रधान दिग बिंदु कैसे कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु भी आप समझ लें। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं भी अब बताएगा। लोग की अपेक्षा मानचित्र में सहायता होती है, क्यों, आप भी बता सकते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर, मानचित्र में मतलब निश्चित दूरी रहता है और खाका में कोई निश्चित दूरी नहीं होता। मानचित्र में निश्चित दूरी के अनुसार इसमें रेखा खींचते हैं और इसमें मतलब अंदाज ही खींच देते हैं। ठीक है, कौन सी मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करती है, ये भी आप देख लें। प्रतीक किस प्रकार का मानचित्र का अध्ययन करता है, ये भी आसान है। और आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कहता है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र में, मतलब थीमेटिक में क्या होता है, वृक्ष और सड़क के शहर के बारे में जानते थे। आपको कहता है नीले रंग का इस्तेमाल किस दिखाने के लिए किया जाता है, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए अब दिक्सूचक का उपयोग क्यों करते हैं, दिक्सूचक का मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए नहीं, पता लगाए तो उत्तर और दक्षिण की दिशा को मतलब क्या होता है, ये ऑटोमेटिक दर्शा देता है। अब क्या कहता है, देखिए अब कह रहा है पैमाने आवश्यक है। पैमाने किसके लिए आवश्यक है, मानचित्रों के लिए आवश्यक है। ठीक है, मानचित्रों का अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं शेयर करना ना भूलें। इससे काफ़ी आसानी होगी आप लोग को समझने में। अगर किसी तरह का परेशानी हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में इसका सुधार करने के लिए काफ़ी कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।